Welcome to our new video. Today we are going to discuss about the general defenses of loft torts. So हम आज की वीडियो में जनरल डिफेंसेस को डील करने वाले हैं। तो जनरल डिफेंसेस होते क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। तो स्टार्टिंग से अगर हम इस बात को समझें तो हमें ये देखना होगा कि जब आप किसी प्रकार का टॉर्शियस एक्ट करते हैं, टॉर्शियस एक्ट जिसे हम सिविल रॉन्ग की तरह मानते हैं, जिसमें सिर्फ कंपेंसेशन क्लेम किया जाता है, पनिशमेंट का प्रावधान नहीं होता। तो जब आप टॉर्शियस एक्ट करते हैं तो कुछ ऐसे टॉर्शियस एक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपके द्वारा की जाए तो आप उसके आधार पर डिफेंस यानी कि प्रतिरक्षा आप अपना मांग सकते हैं। ठीक है, तो जनरल डिफेंसेस जो होते हैं दे आर लीगल जस्टिफिकेशंस और एक्सक्यूजेस that a defendant can use to avoid liability in a tortious claim. It means जनरल डिफेंसेस को आप लीगल जस्टिफिकेशन या एक्सक्यूज की तरह यूज करते हैं। आप से मतलब मेरा डिफेंडेंट से है, डिफेंडेंट जिसके खिलाफ आरोप लगा हुआ है वह व्यक्ति इसे लीगल जस्टिफिकेशन की तरह यूज कर सकता है ताकि वह अपनी लायबिलिटी से बच सके, किसी भी टॉर्शियस क्लेम में वो अपनी लायबिलिटी से बच सके। ऐसे डिफेंसेस जो है वो जनरली क्लेम किए जाते हैं ताकि लायबिलिटी से पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो सके वो डिफेंडेंट। अब हम बात करते हैं कि पर्पस क्या है इस जनरल डिफेंस का। इट मींस व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ द जनरल डिफेंसेस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो to ensure fairness by protecting defendants from liability when the injury or damage occur due to unavoidable lawful or excusable circumstances. It means जब कभी भी डिफेंडेंट के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है जिसके लिए उसके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन है या फिर एक्सक्यूजेबल ग्राउंड है या फिर वो यह बता सके कि ऐसी कंडीशन थी जो कि अनअवॉइडेबल थी, जिसे मैं चाहकर भी अनदेखा या फिर चाहकर भी मैं रोक नहीं सकता था। तो ऐसी कंडीशन में यह माना जाता है कि डिफेंडेंट बिल्कुल भी फॉल्ट पर नहीं है और वो सारी कंडीशंस उसके पावर से बाहर थी, तो इसके चलते उसे एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है और उसे उसकी लायबिलिटी से फ्री कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं जनरल डिफेंस और ये पर्पस है जनरल डिफेंस का। अब हम डील करते हैं कि कॉमन जनरल डिफेंसेस क्या क्या है, मतलब टॉर्शियस लायबिलिटी में कौन कौन से कॉमन जनरल डिफेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो हम कुछ कॉमन जनरल डिफेंसेस को यहां पर डील करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। पहली चीज जो है वो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को किए गए हानि के लिए या फिर अपने आप को किए गए नुकसान के लिए कोई व्यक्ति ने अगर कंसेंट दी हुई है या सहमति दी हुई है तो ये एक जनरल डिफेंस में फॉल करेगा। द सेकंड वन इज एक्ट ऑफ गॉड, दैट इज आल्सो नोन एज विस मेजर। इट मींस अगर कोई भी ऐसा कार्य घटित होता है जो कि एक्ट ऑफ गॉड है, यानी कि भगवान के द्वारा किया गया है या फिर नेचुरल एक्ट है जो कि हुआ है, तो ऐसे नेचुरल एक्ट के अगेंस्ट भी आप लायबल जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते हैं। द थर्ड वन इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। इट मींस कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जो कि अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो अपने आप में ही इनएविटेबल है, जो कि आप चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये भी एक जनरल डिफेंस का पार्ट है। एंड द फोर्थ वन इज प्राइवेट डिफेंस। अगर आप प्राइवेट डिफेंस करते हैं, इट मींस अगर आपके खिलाफ कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की आपको चोट कारित करना चाह रहा हो या फिर आपके प्रॉपर्टी को डैमेज करना चाह रहा हो और आप उसके डिफेंस में लीगल तौर पे या फिर लीगली अगर आप उस चीज का प्रतिरक्षा करते हैं या फिर डिफेंस करते हैं तो वो भी आपका जनरल डिफेंस की कैटेगरी में फॉल करेगा। एंड द फोर्थ वन इज प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। इट मींस अगर प्लेंटिफ जो व्यक्ति डिफेंस क्लेम कर रहा है, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि डिफेंस क्लेम नहीं, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि आप गलत है, वो व्यक्ति अगर खुद ही गलत था तो ऐसे कंडीशन में वो व्यक्ति आपको लायबल नहीं ठहरा सकता है, ये भी एक जनरल डिफेंस होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इट मींस अगर कोई व्यक्ति कानूनी अधिकार या कानूनी प्राधिकार रखते हुए कोई कार्य करता है जो कि उसकी कानूनी ड्यूटी यानी कि लीगल ड्यूटी के दायरे में फॉल करता है, तब भी वह व्यक्ति लीगल डिफेंस क्लेम कर सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज नेसेसिटी। जब कोई भी एक्ट नेसेसिटी के दायरे में आता है, यानी कि वह एक जरूरत बन चुका है, उसे करने की आवश्यकता है, लीगल तौर पे उसका लीगल जस्टिफिकेशन है उस कार्य को करने का और वो नेसेसरी है करना, तो ऐसे कंडीशन में ये भी एक डिफेंस बन सकता है। तो ये हमने जाना अभी कि कितने प्रकार के डिफेंसेस टॉर्ट्स के अगेंस्ट हमको जनरल डिफेंस देखने को मिलते हैं। अब ये सारे एक्ट्स को, इन सारी डिफेंसेस को हम एक डिटेल में अभी नीचे समझेंगे। तो अभी फिलहाल हम आते हैं कि किस लीगल मैगजीन पर ये पर्टिकुलर जनरल डिफेंसेस कॉन्सेप्ट जो है वो बेस्ड है। तो ये जो जनरल डिफेंस कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरिटूर एक्टिव। इट मींस इसका मतलब होता है कि अ राइट ऑफ एक्शन कैन नॉट अराइज फ्रॉम अ बेस कॉज, या आप इसे अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम एन अनलॉफुल कॉज। इट मींस ये एक ऐसा लीगल प्रिंसिपल है जिसका मतलब है कि कोई भी पर्सन किसी व्यक्ति को रिलीफ या डैमेज के लिए सू नहीं कर सकता अगर उसका कॉज ऑफ एक्शन इलीगल या इमोरल एक्शंस पर बेस्ड है। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति इलीगल या इमोरल एक्शंस पे बेस्ड कॉज ऑफ एक्शन लेकर के आता है, रिलीफ या डैमेज पाने के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ सूट फाइल करता है, तो वह व्यक्ति ऐसा रिलीफ या डैमेज नहीं क्लेम कर सकता है। इसे हम कहते हैं एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरिटूर एक्टिव। तो ये जनरल डिफेंस इस पर्टिकुलर मैगजीन पर ही डिपेंडेंट है। सो अब हम आते हैं फर्स्ट जनरल डिफेंस की तरफ, दैट इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, दैट इज कंसेंट। इसका मतलब होता है टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन। इट मींस अगर कोई व्यक्ति खुद की इच्छा से, स्वयं की इच्छा से अगर कोई कार्य करने की सहमति देता है और उस
पर्टिकुलर एक्ट से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की भी इंजरी हो जाती है, क्षति हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार का डैमेज या फिर कंपेंसेशन क्लेम नहीं कर सकता है। अगर कोई प्लेंटिफ वॉलंटरी कंसेंट देता है कि मैं हार्म स्वीकारता हूं, किसी प्रकार का हार्म होता है तो उसके लिए मैं रेडी हूं, तो बाद में वो उसके लिए कंप्लेन नहीं फाइल कर सकता है या फिर सूट नहीं ला सकता कंपेंसेशन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम माना जाता है। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी डील किया हुआ है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं टॉट की प्लेलिस्ट में जाकर। अब हम बात करते हैं कि इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के। द फर्स्ट वन इज फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इट मींस द कंसेंट शुड बी फ्री एंड इन्फॉर्म्ड। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बताया हुआ है कि कोई भी कंसेंट फ्री कब हो सकती है, तो सेक्शन 14 हमें यह बताता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि फ्री कंसेंट तब होगी जब वो 5 चीजों से इन्फ्लुएंस्ड ना हो। द फर्स्ट वन इज फ्रॉड, सेकंड वन इज कोर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन 5 चीजों से जब आपकी कंसेंट फ्री होगी तो ये मानकर चला जाएगा कि आपकी कंसेंट फ्री है। तो आप यहां पर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये मानकर चलिए कि वो कंसेंट फ्री और इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, मतलब सारे तथ्यों की जानकारी होने के बाद ही सामने वाले ने आपको ऐसी सहमति या कंसेंट दी हो। द सेकंड वन इज कंसेंट मस्ट बी फॉर द स्पेसिफिक रिस्क इन्वॉल्व्ड। और कंसेंट जो है वो स्पेसिफिक रिस्क से रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब आप जिस चीज का रिस्क उठा रहे हैं उस चीज को कारित करने वाले एक्ट के लिए आपने कंसेंट दी हो, यह भी बहुत आवश्यक चीज है। सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है वो यही है। द थर्ड वन इज कंसेंट शुड नॉट बी ऑब्टेन थ्रू फ्रॉड, कोर्जन और मिसरिप्रेजेंटेशन। जैसा कि अभी मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया कि फ्री कंसेंट जो है वो कब हो सकती है। हालांकि यहां पर हमने 3 ही ग्राउंड लिखे हुए हैं, फ्रॉड, कोर्जन और मिसरिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, लेकिन 2 और आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड मिस्टेक। सो कंसेंट जो है इन सारी चीजों के जरिए ऑब्टेन नहीं की हुई होनी चाहिए। अब इसका बहुत ही फेमस केस है। द फर्स्ट केस इज हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। दैट इज अ केस ऑफ 1933। हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब का केस 1933 का केस है। इस केस के फैक्ट्स में अगर हम जाते हैं तो उसमें यह था कि एक स्पेक्टेटर कार रेस में इंजर्ड हो गया जब एक कार जो है वो रेस करते करते ऑफ ट्रैक चली गई। कार रेस करते करते ऑफ ट्रैक जाने से जो स्पेक्टेटर वहां पर खड़ा हुआ था, जो कार रेस में किसी प्रकार की बैटिंग कर रहा था, उस व्यक्ति को इंजरी कॉज होती है। तो यहां पर कोर्ट ने यह कहा कि द ऑर्गेनाइजर्स वर नॉट लायबल बिकॉज बाय अटेंडिंग द प्लेंटिफ हैड कंसेंटेड टू द इनहेरेंट रिस्क। उनका कहना था, ऑर्गेनाइजर्स का यह कहना था कि प्लेंटिफ स्वयं से वहां आया था और उसने कार रेसिंग को देखने की सहमति दी हुई थी, जिसके चलते उसने उस चीज का कंसेंट दिया हुआ है और उससे होने वाली किसी भी इंजरी के लिए वो लायबल नहीं है। तो कोर्ट ने भी यही हेल्ड किया और यह कहा कि ऑर्गेनाइजर्स इसके लिए लायबल नहीं है। अगर किसी प्रकार की इंजरी हुई है उस स्पेक्टेटर को तो उसके लिए उसने पहले ही कंसेंट दिया हुआ था कि इस पर रिस्क छुपा हुआ है और उसने वहां खड़े होने का रिस्क स्वीकारा है, जिसके चलते उसके ऊपर किसी भी प्रकार का वो किसी भी प्रकार का डैमेज स्पेक्टेटर जो है वो ऑर्गेनाइजर से क्लेम नहीं कर सकता है। सेकंड केस जो है वो है पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका। पर पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका का केस जो है वो 1975 का केस है। इस केस के फैक्ट्स हम अगर शॉर्टली समझें तो उसमें यह कहा है कि अ पर्सन गिव अ लिफ्ट टू अ स्ट्रेंजर ऑन अ जीप ड्यू टू मैकेनिकल फेलियर द स्ट्रेंजर वॉज इंजर्ड। इट मीन्स एक पर्सन ने जीप में एक स्ट्रेंजर को लिफ्ट दी और मैकेनिकल फेलियर के चलते, इट मीन्स उस गाड़ी में किसी प्रकार की खराबी के चलते स्ट्रेंजर को किसी प्रकार की इंजरी कॉज हो जाती है, उसे किसी प्रकार से चोट लग जाती है। तो यहां पर भी यही सेम चीज हेल्ड की गई कि प्लेंटिफ ने वो रिस्क स्वयं उठाया था उस गाड़ी में लिफ्ट लेकर, इसलिए यहां पर सामने वाले व्यक्ति की यानी कि उस जीप के मालिक की कोई भी जवाबदेही या फिर लायबिलिटी नहीं बनती है। उसी तरीके से एक थर्ड केस हम और डील करते हैं, दैट इज अ केस ऑफ वुल्ड्रिज वर्सेस समनर। वुल्ड्रिज वर्सेस समनर, दैट इज अ केस ऑफ 1963। इसके केस के फैक्ट अगर हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है अ फोटोग्राफर एट अ हॉर्स रेस वाज इंजर्ड बाय अ हॉर्स। इट मींस हॉर्स रेस के दौरान एक फोटोग्राफर हॉर्स के रेसिंग करने के दौरान इंजर्ड हो जाता है। फिर यहां पर भी कोर्ट ने यही कहा कि ही हैड अज्यूम्ड द रिस्क ऑफ बीइंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द इवेंट, कि फोटोग्राफर को यह पता था कि जो इवेंट हो रहा है वो उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहने वाला है और अगर वो इतने क्लोज रहता है हॉर्स रेसिंग में तो उसको इंजरी होना संभाव्य है, हाईली प्रोबेबल है, जिसके लिए उसने पहले ही फोटोग्राफी करने की बात कह के कंसेंट दे दी है। इसलिए उसे भी किसी प्रकार से इस जनरल डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा और कंपेंसेशन उसे नहीं मिलेगा और डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी से पूरी तरीके से यहां बच जाता है। तो ये हमने अभी समझा वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया को। अब हम जो नेक्स्ट डील करने जा रहे हैं डिफेंस, वो है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। इट इज बेस्ड ऑन द एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरिटोर एक्टिव व्हिच मींस नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम एन इमोरल और इलीगल कॉज। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी प्रकार का इमोरल या इलीगल कॉज को लेकर अगर आप कोर्ट में एक्शन फाइल करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको किसी प्रकार का क्लेम या डैमेज ग्रांट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर प्लेंटिफ खुद ही अगर रॉन्ग डूअर है, उसने खुद ही कोई गलती की है और अपने रॉन्गफुल एक्ट के चलते वो कोर्ट में जाकर कोई प्रकार का डैमेज क्लेम करता है तो ऐसे कंडीशन में उसको डैमेज या कंपेंसेशन ग्रांट नहीं किया जाता। इसकी 2 एसेंशियल कंडीशंस है। द फर्स्ट वन इज प्लेंटिफ मस्ट बी इन्वॉल्वड इन एन इलीगल एक्ट। प्लेंटिफ स्वयं ही किसी इलीगल एक्ट में इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज द इंजरी मस्ट बी अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट इलीगल एक्ट। जो इंजरी या क्षति उसे हुई है वो उसके स्वयं के इलीगल एक्ट का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, मतलब उसका डायरेक्ट असर उसमें देखने को मिलता है। इसका जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो है पिट्स वर्सेस हंट, दैट इज द केस ऑफ 1991। इन दिस केस the fact was plaintiff was injured while riding on a motorbike driven recklessly by his drunk friend। plaintiff अपने ही
एक शराबी मित्र जो कि उसका शराबी फ्रेंड था, जो शराब के नशे में धुत था, उसके द्वारा चलाई जाने वाली मोटरसाइकिल में बैठ जाता है और उसके द्वारा रेकलेसली ड्राइविंग करने के कारण प्लेंटिफ को किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में प्लेंटिफ कंपेंसेशन के लिए क्लेम करता है। तो कोर्ट का यह कहना था, चूंकि आप दोनों ही जॉइंटली इंगेज्ड है इस इलीगल एक्ट में, आप दोनों ही मिलजुल कर यह कार्य कर रहे थे और प्लेंटिफ से कोर्ट ने कहा कि आपको इस बात की जानकारी थी कि आपका फ्रेंड शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, फिर भी आप उस पर बैठे हैं, इसका मतलब है कि आपकी भी गलती है और आपको क्लेम नहीं मिल सकता, आपका क्लेम फेल होता है। तो इस तरीके की चीजें इसमें हेल्ड की गई थी। एंड द सेकंड केस वाज रेविल वर्सेस न्यूबेरी, दैट इज द केस ऑफ 1996। हियर अ बर्गलर वाज शॉट बाय प्रॉपर्टी ओनर, यहां पर एक प्रॉपर्टी ओनर ने एक बर्गलर को शूट किया। इसका मतलब कि किसी चोर को एक प्रॉपर्टी ओनर ने अपनी प्रॉपर्टी में चोरी करते देखकर शूट किया। तो यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि डिस्पाइट बीइंग अ ट्रेसपासर, भले ही वह ट्रेसपासर है, वो बर्गलर जो है, वो चोर जो है, वो ट्रेसपासर है, फिर भी द यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स वाज नॉट जस्टिफाइड, फिर भी जो फोर्स मालिक ने, उस लैंड ओनर ने, उस प्रॉपर्टी ओनर ने यूज किया वो जस्टिफाइड नहीं था, यानी कि जितना फोर्स उसे उस चोर को चोरी करने से रोकने के लिए यूज करना था उससे ज्यादा उसने यूज कर दिया, इसलिए यहां पर उसका डिफेंस जो है वो फेल हो गया, इसलिए उसको ये जनरल डिफेंस ग्रांट नहीं किया गया। देन हम चलते हैं थर्ड जनरल डिफेंस की तरफ, जिसे हम कहते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब होता है कि जब आप सारी सावधानियां और सारी सतर्कता बरतने के बावजूद भी आप किसी कार्य को नहीं रोक पाते हैं, जब आप सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, सारे रीजनेबल केयर परफॉर्म करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बावजूद भी किसी इवेंट को होने से आप नहीं रोक पाते, तो वो इवेंट इनएविटेबल एक्सीडेंट कहलाता है। मतलब कि ऐसा एक्सीडेंट, ऐसी दुर्घटना जो कि अवॉइड नहीं की जा सकती है। इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, तो वो है एक्सीडेंट मस्ट बी अनफोर्सीन। इट मींस कि जो एक्सीडेंट हुआ है वह आप एस्टिमेट ना किए हुए हो, इसका मतलब है कि यह फ्यूचर में हो सकता है, इसके बारे में आपको किसी प्रकार की भी जानकारी या ज्ञान ना हो। और दूसरा है कि नो नेग्लिजेंस और फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के पार्ट में किसी भी प्रकार का नेग्लिजेंस या फिर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती हुई होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ इन्होंने किया है तो वो डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हम देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टैनली वर्सेस पावेल, 1891 का केस है। इस केस में हुआ यह था कि फिजेंट शूटिंग के दौरान एक शॉट जो है वो डिफेंडेंट के द्वारा फायर किया गया, जिससे कि प्लेंटिफ को डायरेक्ट जो है वो इंजरी पहुंची। यानी फिजेंट शूटिंग कर रहा था डिफेंडेंट, उसके दौरान प्लेंटिफ को धोखे से गोली लग जाती है, चोट लग जाती है और प्लेंटिफ इंजर्ड हो जाता है। तो यहां पर उसने क्लेम लाया प्लेंटिफ ने और ये कहा कि मुझे कंपेंसेशन या इंजरी के लिए डैमेज प्रदान किया जाए। तो यहां पर कोर्ट ने बोला कि ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट था, यहां पर उसको बिल्कुल भी ये ज्ञात नहीं था कि गोली आपको लग सकती है। उसने पूरी तरीके से रीजनेबल केयर और प्रिकॉशन बरता, जिसके चलते उसको डिफेंस क्लेम मिलेगा और उसकी लायबिलिटी यहां पर निर्धारित नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए उसकी कोई लायबिलिटी यहां पर नहीं बनाई गई और उसने कंपेंसेशन या डैमेज प्लेंटिफ को नहीं दिया। द सेकंड वन इज रामलिंगा नादर वर्सेस नारायण रेड्डियार का केस है, दैट इज द केस ऑफ 1971। यहां पर डिफेंडेंट ने सक्सेसफुली ये प्रूव कर दिया कि एक्सीडेंट इनएविटेबल है, क्योंकि वहां पर मॉब वायलेंस हो रही थी, यानी कि भीड़ के द्वारा हिंसा की जा रही थी, जिसके चलते वहां पर किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ जो कि पूरी तरीके से इनएविटेबल था, जिसे किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता था और जो फोर्सिएबिलिटी जिसकी नहीं थी, यानी कि फ्यूचर में ये हो सकता है, ये संभाव्य भी नहीं था। इसलिए यहां पर भी डिफेंडेंट जो है वो सक्सेसफुली डिफेंस क्लेम कर लेता है। द थर्ड वन इज होल्म्स वर्सेस मैदर, ये केस है 1875 का। इस केस में हॉर्सेस रैन अमॉक ड्यू टू अ सडन फ्राइट एंड इंजर्ड द प्लेंटिफ। यहां पर हॉर्सेस जो है वो सडन फ्राइट यानी कि अचानक से जो है भागने लगे, किसी भी हड़बड़ी या किसी भी शोरगुल या फिर किसी तकलीफ या फिर किसी प्रॉब्लम के चलते हॉर्सेस वहां पर सडनली भागने लगे, जिससे कि प्लेंटिफ जो है वो इंजर्ड हो गए। और यहां पर कोर्ट ने इसीलिए यह कहा कि ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट था, हॉर्सेस का भागना अपने आप में संभाव्य नहीं था। ये नहीं पता था कि हॉर्स इस तरीके से भाग सकते हैं भीड़ में, तकलीफ देखकर या फिर भीड़ में परेशान होकर हॉर्सेस भागने लगेंगे और उससे किसी को इंजरी हो जाएगी, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। इसलिए यहां पर यह कहा गया कोर्ट के द्वारा कि एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता था, इसलिए यहां पे डिफेंडेंट डिफेंस क्लेम सक्सेसफुली कर सकता है। Then the next one is act of God, which is also known as vis major. Act of God का मतलब यह होता है कि जब कोई भी नेचुरल एक्ट परफॉर्म होता है या फिर कोई इनएविटेबल इवेंट होता है जो कि ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है और उसको आप एंटीसिपेट नहीं कर सकते, मतलब आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कोई अर्थक्वेक आ जाए या फिर किसी प्रकार का कोई सुनामी आ जाए, इस तरीके की चीजें नेचुरल एक्ट होती है, एक ह्यूमन कंट्रोल के बाहर होती है और एंटीसिपेट नहीं की जा सकती कि कब ऐसा कुछ हो जाएगा नेचर में। तो ऐसे एक्ट ऑफ गॉड कहलाते हैं, जिसे हम विस मेजर भी कहते हैं। इसके एसेंशियल है, द फर्स्ट वन इज इट मस्ट बी अ नेचुरल फोर्स, ये नेचुरल फोर्स होना चाहिए, यानी प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, मैन मेड नहीं होना चाहिए। एंड द सेकंड वन इज ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए और फोर्सिएबल नहीं होना चाहिए। इट मींस ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट होना चाहिए और साथ में इसकी जानकारी या फिर इसको आप एंटीसिपेट ना किए हुए हो या नहीं कर सकते हो, तो ऐसी कंडीशन में एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस प्लीड किया जाता है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है, हम देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड। इस केस को 1876 में डिसाइड किया गया था और इसके फैक्ट्स थे कि आर्टिफिशियल लेक्स जो थी वो हैवी रेन होने के कारण, भारी वर्षा भारी बारिश होने के कारण आर्टिफिशियल लेक्स जो बनाई गई थी वो ओवरफ्लो हो जाती है, जिससे कि प्लेंटिफ के लैंड में डैमेज पहुंचता है, प्लेंटिफ के जमीन को किसी प्रकार का डैमेज पहुंचता है। तो यहां पर कोर्ट ने यह कहा कि यह एक एक्ट ऑफ गॉड है, क्योंकि भारी बारिश होना यह किसी प्रकार से भी एंटीसिपेट नहीं किया जा सकता था और जिसके चलते ओवरफ्लो हो गई वो आर्टिफिशियल लेक और इसलिए किसी प्रकार की लायबिलिटी यहां निर्धारित नहीं की जा सकती है। द सेकंड वन इज कल्लू लाल वर्सेस हेमचंद केस।
देयर इज अ केस ऑफ 1958 हियर हैवी रेनफॉल कॉजिंग वॉल कोलैप्स वाज कंसीडर्ड एन एक्ट ऑफ गॉड। यहां पर हैवी रेनफॉल के चलते एक दीवार गिर जाती है जिससे कि प्लेंटिफ को क्षति पहुंचती है, तो इसे भी एक्ट ऑफ गॉड का नाम देकर डिफेंडेंट को प्रदान किया गया और किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। ये केस 1962 का है। इस केस में एक्सीडेंट हुआ था मैकेनिकल फेलियर के कारण और ना ही वो एक्ट ऑफ गॉड था। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर केस में भी एक एक्सीडेंट हुआ था, जो एक्सीडेंट बाद में यह पाया गया कि वो एक मैकेनिकल फेलियर के कारण हुआ है, ना कि वो एक्ट ऑफ गॉड है। इसीलिए यहां पर डिफेंडेंट को किसी प्रकार का डिफेंस नहीं मिला और ये केस आपको लिमिट्स ऑफ डिफेंस के बारे में बताता है कि किस तरीके से डिफेंस में भी लिमिट है। इसका मतलब है कि आप अंधाधुंध तरीके से डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते, उसको पूरी तरीके से स्क्रूटनी के बाद ही ये डिसीजन दिया जाता है कि क्या वो डिसीजन सच में डिफेंस के दायरे में आएगा या नहीं आएगा। तो इसीलिए स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती के केस में मैकेनिकल फेलियर का नाम देकर एक्ट ऑफ गॉड नहीं है कहा गया और डिफेंडेंट को डिफेंस नहीं मिला। द नेक्स्ट वन इज प्राइवेट डिफेंस, दैट इज द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो यहां पर हमने जैसे कि पहले भी डील कर लिया है कि कभी भी कोई व्यक्ति कोई प्रकार का रीजनेबल फोर्स यूज करता है ताकि वह खुद को बचा सके या अपनी प्रॉपर्टी को हार्म होने से बचा सके, तो ऐसे कंडीशन में उसे प्राइवेट डिफेंस का जनरल डिफेंस मिलता है और इसके एसेंशियल्स है। द फर्स्ट वन इज इमीडिएट थ्रेट टू पर्सन और प्रॉपर्टी। जैसा कि भारतीय न्याय संहिता में, जो कि पहले इंडियन पिनल कोड थी, उसमें भी बताया गया है कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार हर व्यक्ति के पास है और उसके द्वारा किए गए प्राइवेट डिफेंस के कार्य को आप अपराध के कोटि में या फिर अपराध या फिर ऑफेंस के तौर पर काउंट नहीं कर सकते हैं अगर उसने जस्टिफाइड तरीके से वो प्राइवेट डिफेंस किया हुआ है। तो यहां पर दो एसेंशियल कंडीशंस है। पहला तो ये है कि अगर आपके पर्सन या फिर आपकी बॉडी, यहां पर पर्सन से मतलब है आपकी बॉडी और या फिर आपकी प्रॉपर्टी या किसी और की बॉडी या प्रॉपर्टी को किसी प्रकार का थ्रेट या खतरा महसूस होता है, तो आप यहां पर इस डिफेंस को यूज कर सकते हैं। द सेकंड एसेंशियल एलिमेंट इज फोर्स यूज्ड मस्ट बी रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट। जो फोर्स आप सामने वाले के ऊपर यूज कर रहे हैं वो रीजनेबल होना चाहिए और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। मतलब कि आप जितना फोर्स नेसेसरी है, आवश्यक है, उतना ही यूज करेंगे। अगर छोटे एक्ट को अवॉइड करना है तो बड़ा आप फोर्स यूज नहीं कर सकते। आपको फोर्स सिर्फ उतना ही यूज करना है जितना उस एक्ट को अवॉइड करने के लिए आवश्यक हो। तो इससे भी रिलेटेड कुछ केस लॉज मैं आपको बता देता हूं। तो फर्स्ट वन इज क्रॉफ्ट वर्सेस स्मिथ। दिस इज द केस ऑफ 1705 हियर अ पर्सन यूज्ड एक्सेसिव फोर्स इन रिटेलिएशन। यहां पर बदले के चलते एक पर्सन ने अति फोर्स यानी कि अत्यधिक बल का प्रयोग कर दिया, जितना आवश्यक था उससे कहीं ज्यादा। तो यहां पर यह कहा गया कि ये जो फोर्स यूज किया गया है वो प्रोपोर्शनेट नहीं है, यानी जितना फोर्स किया जाना चाहिए उससे ज्यादा फोर्स उसने यूज किया, इसलिए उसे इस डिफेंस को ग्रांट नहीं किया गया और उसे लायबल ठहराया गया। तो सेकंड वन इज बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक 1828। ये केस हमने अभी ऊपर भी जिक्र किया। इस केस में स्प्रिंग गन यूज किए गए थे जो कि वार्निंग के बिना अपने लैंड पर डिफेंडेंट ने यूज किए थे। तो प्लेंटिफ का यह कहना था कि इस चीज का उन्होंने किसी प्रकार की इस चीज की नोटिस या सूचना हमें प्रदान नहीं की जिसके चलते हम उसमें गए और हमें इंजरी कॉज हुई। तो यहां पर कोर्ट ने यह कहा कि ये अपने आप में ये एक प्राइवेट डिफेंस का एक्ट नहीं है। मतलब कि कोर्ट ने यहां पर ये कहा कि ये रीजनेबल एक्ट नहीं है प्राइवेट डिफेंस का, क्योंकि आप इस तरीके से स्प्रिंग गन अगर लगाते हैं तो पब्लिक को किसी प्रकार की चोट भी हो सकती है। तो यहां पर डिफेंस ने जो क्लेम किया वो फेल हो गया। द थर्ड केस इज चेरुबिन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दैट इज द केस ऑफ 1964। हियर आल्सो इट वाज हेल्ड दैट एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स वाज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर प्राइवेट डिफेंस। यहां पर भी कोर्ट ने कहा कि अगर आप एक्सेसिव यूज करते हो फोर्स का, जितना आवश्यक है उससे ज्यादा यूज करते हो, तो वो प्राइवेट डिफेंस के अंडर में प्रोटेक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। द नेक्स्ट जनरल डिफेंस इज नेसेसिटी। इट मींस अगर हार्म किसी व्यक्ति को कॉज किया जाता है ताकि एक बड़े हार्म को रोका जा सके या किसी पर्सन की लाइफ या प्रॉपर्टी को बचाया जा सके, तो ऐसे कंडीशन को एक्ट ऑफ नेसेसिटी का नाम दिया गया है और यह भी एक जनरल डिफेंस कहलाता है। लेकिन इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला एसेंशियल एलिमेंट है कि अगर आप कोई हार्म किसी को कॉज कर रहे हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आप बड़े हार्म को बचाने के लिए कोई छोटा हार्म कर रहे हो। अगर आपने बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म नहीं किया है, मतलब आप किसी नॉर्मल से हार्म को बचाने के लिए आप किसी व्यक्ति को ज्यादा हार्म पहुंचा देते हैं, कोई और नुकसान पहुंचा देते हैं, तो वो चीज यहां पर डिफेंस नहीं कहलाएगी। बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म अगर आप करते हैं तब वो आपका डिफेंस कहलाएगा। सेकंड वन इज नो इंटेंशन टू हार्म। दूसरा, आपका किसी प्रकार का इंटेंशन नहीं होना चाहिए सामने वाले को हार्म पहुंचाने का, आप सिर्फ बड़े हार्म को रोकने का आपका इंटेंशन होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज प्रोपोर्शनेट एक्शन, यानी कि जो कार्य आप होने से बचाना चाहते हैं, जो बड़ा हार्म आप होने से बचाना चाहते हैं, वह कार्य बचाने के लिए जितना हद तक आपको एक्ट परफॉर्म करना आवश्यक है, सिर्फ आप उतना ही कर सकते हैं, तभी आप इस डिफेंस को क्लेम कर पाएंगे। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है, हम डील करते हैं। द फर्स्ट वन इज कोप वर्सेस शार्प। हियर द फैक्ट वाज डिफेंडेंट एंटर्ड प्लेंटिफ्स लैंड टू प्रिवेंट फायर स्प्रेडिंग टू हिज ओन। इट मींस यहां पर डिफेंडेंट एंटर करता है प्लेंटिफ के लैंड में ताकि जो आग प्लेंटिफ के लैंड में लगी है वो डिफेंडेंट के लैंड तक ना पहुंचे। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि ये अपने आप में एक जस्टिफाइड एक्ट है और उसने बड़ी हानि को रोकने के लिए, उस आग को बुझाने के लिए डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के लैंड में कदम रखा या एंटर किया, जिसके चलते उसे इसका डिफेंस जो है वो ग्रांट किया गया और जस्टिफाइड एक्ट कहा गया नेसेसिटी के ग्राउंड पे। द सेकंड वन इज ले वर्सेस ग्लैडस्टोन। दिस इज द केस ऑफ 1909। हियर इट वाज हेल्ड दैट फोर्सिबल फीडिंग ऑफ अ हंगर स्ट्राइकिंग प्रिजनर वाज अलाउड ड्यू टू नेसेसिटी। अगर हंगर स्ट्राइकिंग प्रिजनर है, यानी कि भूख हड़ताल करने वाला अगर कोई कैदी है और उसको जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है, तो ये एक एक्ट ऑफ नेसेसिटी कहलाएगा। उस प्रिजनर की जान को बचाने के लिए ये फोर्सफुल फीडिंग की गई है, इसलिए ये भी नेसेसिटी का एक्ट है और इसमें भी डिफेंस क्लेम किया जा सकता
सकता है। द थर्ड वन इज री एफ केस लॉ. This is a case of 1990. It is a mental patient sterilization case. Here it was held that medical treatment was allowed on the ground of necessity despite lack of consent. यहाँ पर मेडिकल पेशेंट जो था, जो मेंटल पेशेंट था, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट अलाउ किया गया नेसेसिटी के ग्राउंड पे, भले ही उसकी कंसेंट नहीं ली गई थी. तो यहां पर भी नेसेसिटी का ग्राउंड लेकर के डिफेंस दिया गया. इसके बाद जो आखिरी पॉइंट हम डील करने जा रहे हैं जनरल डिफेंस में, दैट इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. यहां पर इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी एक्ट आप परफॉर्म करते हैं जो कि आपको स्टैट्यूट के द्वारा करने के लिए ऑथराइज किया गया है, यानी अगर कोई कानून आपको किसी एक्ट को करने के लिए ऑथराइज करता है तो वो भी अपने आप में एक वैलिड डिफेंस है, भले ही उस एक्ट को करने से सामने वाले को हार्म कॉज हो जाए. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस यहां पर दो है जो आपको समझनी होंगी. द फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस और इंप्लाइड अथॉरिटी अंडर लॉ, यानी यहां पर कानूनी तौर पर आपको एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली अथॉरिटी ग्रांट की गई हो. एक्सप्रेस का मतलब यहां पर वर्ड से या फिर ओरली की जानी चाहिए, और दूसरा इंप्लाइड का मतलब है कि किसी कार्य के द्वारा यह साबित होता हो कि आपको इस तरीके की अथॉरिटी दी गई है, तो आपको एक्सप्रेस या इंप्लाइड अथॉरिटी मिली हो कानून के अंदर में. और दूसरा है कि ये एक्ट जो आप करने जा रहे हैं वो आपकी लीगल बाउंड्रीज यानी कि कानूनी सीमाओं के भीतर रहकर आपने किया हो. तो इसके इंपॉर्टेंट केस लॉज हम डील करते हैं. द फर्स्ट वन इज वॉगन वर्सेस टैफ वेल रेलवे कंपनी. दैट इज द केस ऑफ 1860. हियर इट वाज हेल्ड दैट रेलवेज was authorized by law to emit smoke, hence no nuisance claim. यहां पर यह कहा गया कि रेलवेज जो है, रेलवे से जो स्मोक निकलता था उसको लेकर के यहां पर केस फाइल किया गया था डैमेज का. तो यहां पर कोर्ट ने यह कहा कि रेलवेज को लॉ के द्वारा ऑथराइज किया गया है और उनकी प्रकृति, उनके नेचर में ही है स्मोक एमिट करना, तो कानून के द्वारा उनको ऑथराइज किया गया है स्मोक एमिट करने के लिए. इसीलिए उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो है वो न्यूसेंस नहीं कहलाएगा और आप न्यूसेंस के ग्राउंड पे कंपेंसेशन या डैमेज क्लेम नहीं कर सकते हैं. द सेकंड वन इज हैमर स्मिथ रेलवे कंपनी वर्सेस ब्रांड. तो यहां पर आता है ये केस 1869 का, जो कहता है डैमेज टू लैंड कॉज्ड बाय रेलवे वाइब्रेशन. यहां पर रेलवे वाइब्रेशन, रेलवे में रेल लाइंस पर ट्रेन चलने के कारण वाइब्रेशन होते थे जिसके कारण लैंड को डैमेज होने लगा आसपास के. तो यहां पर कोर्ट ने कहा चूंकि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर में ये कार्य किया गया, इसलिए इसमें डिफेंस ग्रांट किया जाता है और किसी भी प्रकार की लायबिलिटी निर्धारित नहीं की जा सकती है, डिटरमाइन नहीं की जा सकती है. द नेक्स्ट केस इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती. दैट इज द केस ऑफ 1966. हियर इट वाज हेल्ड दैट वेयर नेग्लिजेंस अकम्पनीज स्टैट्यूटरी ड्यूटी, डिफेंस फेल्स. यहां पर यह कहा गया कि अगर नेग्लिजेंस जो है वो स्टैट्यूटरी ड्यूटी में किया गया है तो ऐसे कंडीशन में डिफेंस फेल हो जाता है, डिफेंस ग्रांट नहीं किया जा सकता है. मतलब कि अगर स्टैट्यूटरी ड्यूटी का आप डिफेंस लेते हैं बट आपने उसमें किसी प्रकार का नेग्लिजेंस किया है तो ऐसे कंडीशन में आप वो डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके द्वारा सीमाओं का उल्लंघन किया गया है और आपने लापरवाही से उस कार्य को किया. तो यहां पर आपको लायबल ठहराया जा सकता है, आप डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते. तो यहां पर हमने आज जनरल डिफेंसेस को डील किया जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट में टॉर्चस लायबिलिटी से बचने के लिए आप क्लेम कर सकते हैं. आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और अपने लीगल नॉलेज को बूस्ट करने के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.